लास्ट लेक्चर में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए राज्य प्रमुख के रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो बहुत व्यापक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में से जो प्रमुख शक्ति है वो पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को निहित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रमुख हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में पहली शक्ति है कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। राष्ट्रपति को संघीय कानूनों को लागू करने और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है और यह उसका प्रमुख कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के द्वारा पारित सभी कानूनों तथा सीनेट के द्वारा जो भी संधियां अनुमोदित की जाती हैं उन सब का पालन करवाए। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में कुछ हद तक अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है और इसके अनुसार वह निश्चित कर सकता है कि किन कानूनों का प्रयोग कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन का नहीं किया जाए। कानून लागू करने के साथ साथ ही उसका कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का है और इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य के बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगी। अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण से अमेरिका की रक्षा करे और आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानमंडल के आग्रह पर सैनिक सहायता भी भेज सकता है। यदि ऐसी स्थिति में संघीय कानूनों की क्रियान्विति में बाधा उपस्थित हो या संघीय संपत्ति अथवा अंतर्राज्यीय वाणिज्य को खतरा हो तो राष्ट्रपति अपनी पहल पर भी कार्य कर सकता है। अर्थात सामान्य तौर पर आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में वो राज्य के गवर्नर या विधानमंडल के आग्रह पर करेगा, लेकिन यदि कभी उसे ये महसूस हो कि संघीय संपत्ति को या अंतर्राज्यीय व्यापार को खतरा है तो राष्ट्रपति स्वयं अपनी अनुसार निर्णय कर सकता है कि वो सैनिक कार्रवाई करे या नहीं करे। उदाहरण के तौर पर 1894 में राष्ट्रपति क्लीवेलैंड ने गवर्नर के विरोध के बावजूद शिकागो नगर में रेलवे हड़ताल को भंग करने के लिए सशस्त्र सैनिक भेजे थे। इस तरह से यदि हम देखें तो व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। दूसरी उसकी शक्ति है प्रशासन का संचालन करना। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसका यह प्रमुख कार्य है कि वह शासन के विभिन्न अधिकारी संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं या राज्यों के साथ जो संधियां की गई हैं या सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय दिए गए हैं उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं करने, यह देखना राष्ट्रपति का कार्य है। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु नियम, उपनियम या आदेश या अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो विभिन्न विभाग के अध्यक्ष हैं या जो अन्य अधिकारी हैं उनको आदेश जारी किए जा सकते हैं और उन आदेशों का पालन करवाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी भी विभाग के अधिकारी से प्रतिवेदन
मांग सकता है। तीसरी शक्ति है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान के द्वारा नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाएंगी वो सीनेट के परामर्श से और उसकी सहमति से होंगी। दूसरे निम्न पद जिन पर वो कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्ति कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पद के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में है और वही इन्हीं पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकता है। संविधान के अनुसार राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, राजस्व अधिकारियों, सेना तथा नौसेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु इन पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीनेट के द्वारा सामान्य तौर पर पुष्टि प्रदान कर दी जाती है। नियुक्ति के संबंध में जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाएगी उनके लिए सीनेट की सहमति आवश्यक है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति के बिना कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इस संबंध में एक सीनेटीय शिष्टता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब यह माना गया है कि सामान्य रूप से संघीय पदों पर जिस राज्य विशेष में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा रही है उस पर उस राज्य के सीनेट सदस्य से परामर्श कर लिया जाता है और उस सीनेट सदस्य के परामर्श के अनुसार यदि राष्ट्रपति कोई नियुक्ति करता है तो सामान्य तौर पर यह सीनेट के द्वारा उसकी पुष्टि कर दी जाती है और इसे सीनेटीय शिष्टता का नियम कहा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्ति का कार्य किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युति का भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अंतर्गत पदच्युति के संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है कि वो राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है अथवा नहीं। संविधान में कहा गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधियों के लिए पदाधिकारियों को महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है या नहीं कर सकता इस संबंध में स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेयर्स बनाम संयुक्त राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जिन पदों पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उन पदाधिकारियों को वह पदच्युत भी कर सकता है और कांग्रेस विधि द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। तो अब सामान्य तौर पर जिन पदाधिकारियों को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता उन पदाधिकारियों को राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और स्वतंत्र बोर्ड या संस्था या आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति की चौथी शक्ति है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के समान ही अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। वह अपराधी के दंड को कम कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है या उसे पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति एक ही अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को भी क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर दो प्रतिबंध है। पहला, राज्यों की विधि के विरुद्ध किसी किए गए अपराध में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति ने अपराध करा है उन्हीं को ही क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान प्रदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी में नेक्स्ट शक्ति है परराष्ट्र या वैदेशिक संबंधों का संचालन। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है
और वैदेशिक नीति का संचालन, क्योंकि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, संघीय कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आता है, अतः वैदेशिक संबंधों के संचालन का जो अधिकार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही विदेशों में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें से पहला कार्य है राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न देशों में राजदूतों, वाणिज्यिक राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, यद्यपि इन नियुक्तियों पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। दूसरा, अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी देश की विदेश नीति का प्रमुख वक्ता होता है और कांग्रेस को जो राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर जो संदेश भेजे जाते हैं उसमें वो विदेश नीति संबंधी अपनी उद्घोषणाएं भी करता है, जैसे कि मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहोवर सिद्धांत। ये कांग्रेस को संदेश भेजे गए संदेशों में ही दिए गए थे और ये विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। अमेरिका का राष्ट्रपति विभिन्न देशों की सरकारों को मान्यता देने का कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है। कभी कभी उसके द्वारा राजदूतों को वापस बुलाकर भी असंतोष व्यक्त भी किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वैदेशिक नीति के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वो विभिन्न देशों के साथ संधि या समझौते करने का है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी देश के साथ संधि या समझौते किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी संधि या समझौते किए जाएं उसे सीनेट अपने 2/3 मेजॉरिटी से उसकी पुष्टि करे। यदि राष्ट्रपति के द्वारा जो समझौते किए जाते हैं उनकी सीनेट पुष्टि नहीं करती है तो वो संधि और समझौते वैध नहीं माने जा सकते। उदाहरण के तौर पर जब राष्ट्रसंघ के निर्माण में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन क्योंकि सीनेट ने राष्ट्रसंघ में अमेरिका के शामिल होने का समर्थन नहीं करा था, पुष्टि नहीं करी थी इसकी, तो अमेरिका राष्ट्रसंघ का पार्ट नहीं बना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो संधि और समझौते करने की जो शक्ति है उस पर ज़रूरी है कि सीनेट उस पर अपनी सहमति प्रदान करे। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति के द्वारा जो गुप्त समझौते आदि किए जाते हैं जिन पर कि या प्रशासकीय जो समझौते किए जाते हैं उन पर सीनेट की ज़रूरत नहीं है। कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की मुख्य शक्ति है सशस्त्र बलों का सेनापतित्व। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो सशस्त्र बल हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है और इसलिए सशस्त्र बलों को प्रयोग करने का जो अंतिम अधिकार है, किस ढंग से करना है, यह राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्र की जो रक्षा है उसका जो दायित्व है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है संविधान के द्वारा। इसलिए युद्ध की घोषणा करने की शक्ति तो कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और यह राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वही निश्चित करता है कि हवाई अड्डे, जहाजी बेड़े कहाँ स्थापित किए जाएं और अन्य देशों के साथ जो युद्ध की जब स्थिति आती है तो उसमें मुख्य रूप से जो निर्णय किए जाते हैं वो सेनाएं भेजने का जो कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वियतनाम पर बमबारी का जो आदेश दिया गया था वो राष्ट्रपति जॉनसन ने दिया था। तो इस तरह से कांग्रेस के आदेश के बिना भी सेना भेजने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर किया गया है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। अमेरिका के राष्ट्रपति की दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो विधायी शक्ति है। अमेरिका में क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है
और आदेशात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के कारण जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित की गई हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका को विधायी क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। उसमें से पहला है कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति को समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति कांग्रेस को ये जो संदेश भेजता है उसमें देश की आंतरिक स्थिति में उनकी क्या नीति होंगी और बाह्य या वैदेशिक क्षेत्र में उनकी क्या नीति होंगी, ये संदेश के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के समक्ष स्पष्ट किया जाता है। और इन संदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति कांग्रेस के समक्ष यह स्पष्ट करता है कि किन कानूनों के निर्माण की उनको आवश्यकता है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष संदेश भेजे जाते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण का इनमें सुझाव देते हैं। तो राष्ट्रपति इन संदेशों के माध्यम से एक तो अपने सरकार की नीतियों को व्यवस्था के समक्ष बताते हैं और दूसरा कांग्रेस किन मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य करे इससे संबंधित भी संदेश वो भेजते हैं। यद्यपि बनाना ना बनाना कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है, वो राष्ट्रपति की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी शक्ति है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाना। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के साधारण परिस्थितियों में कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है, ना सदनों को स्थगित करने का अधिकार है। लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कभी कोई महत्वपूर्ण स्थिति या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस से यदि कोई अधिवेशन चल रहा है तो उसे कुछ और दिन तक चलाने का अनुरोध कर सकती है या वह उस अधिवेशन की समाप्ति के बाद विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है। सामान्य तौर पर कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते, इसलिए वो जो अधिवेशन चल रहा है उसी में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कुछ दिन और चलाते हैं। तीसरी शक्ति है निषेधाधिकार से संबंधित। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में यह निषेधाधिकार से संबंधित शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान में यह कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित होने के बाद विधेयक कानून का रूप तभी लेंगे जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हों। इस संबंध में दो तरह की स्थिति है। राष्ट्रपति को इस संबंध में दो प्रकार का निषेधाधिकार प्राप्त है, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबीए निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार के अंतर्गत जब कोई विधेयक सीनेट और प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ सदन में लौटा देता है। यदि सदन पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो वह राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के भी कानून बन सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति किसी विधेयक को कुछ समय के लिए ही रोक सकता है और यदि सीनेट उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के बिना ही वो बन जाता है। तो इस प्रकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार की ही प्राप्त है। दूसरा प्रकार का जो निषेधाधिकार है उसको जेबीए निषेधाधिकार कहते हैं। और जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे पर 10 दिन तक कोई विचार नहीं किया जाता तो 10 दिन की स्वीकृति के बिना वो विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन यदि इन 10 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है और इसे जेबीए निषेधाधिकार कहा जाता है। सामान्य तौर पर कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी विधेयक पारित करती है और ये जेबीए निषेधाधिकार के कारण कानून का रूप नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से
निषेधाधिकार के माध्यम से और विशेष तौर पर जेबी निषेधाधिकार के माध्यम से विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियाँ मिल जाती हैं। विधायी क्षेत्र में चौथी जो शक्ति है वो है कार्यपालिका आदेश। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कार्यपालिका आदेश के माध्यम से सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। राष्ट्रपति को शासन के विषय में आदेश जारी करने का अधिकार होता है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर देती है और उनके संबंध में विस्तृत रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करता है, जिनका कि कानून के समान ही महत्व होता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहते हैं। राष्ट्रपति की जो तीसरी शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों को क्षमा देने का अधिकार प्राप्त है। वह उनके दंड को स्थगित कर सकता है या माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति की चौथी शक्ति है दलीय नेता के रूप में। अमेरिका राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में उसे अपने दल के अंतर्गत काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है। दल के अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर राष्ट्रपति की सलाह से ही नियुक्ति की जाती हैं। वो उस दल का नेता होता है। दल के अंतर्गत दल का नेता होने के कारण राष्ट्रपति के दल को यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होता है तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण के कार्य को भी अपनी इच्छानुसार करवा सकता है। अमेरिकी राष्ट्र का वह सर्वोच्च नेता होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति इस रूप में देश को संबोधित करता है और जब भी कोई संकट की स्थिति आती है तो संपूर्ण देश उसकी तरफ देखता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो बहुत व्यापक हैं और राष्ट्रपति की इन शक्तियों का शक्तिशाली रूप से प्रयोग करने में राष्ट्रपति पद के धारक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि लिंकन, वुड्रो विल्सन, रूजवेल्ट ने शक्तिशाली रूप में कार्य करा है, जबकि कुछ राष्ट्रपति जिनका व्यक्ति साधारण था वो इतने शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सके। यदि हम देखें तो वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। अमेरिका के ये यदि हम कहीं भी देखें, संपूर्ण विश्व में देखें तो कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उसी तरह से क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में भी वृद्धि हो रही है। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे सशक्त कार्यपालिका प्रमुख या राज अध्यक्ष है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में जो वृद्धि हुई है अमेरिकी संविधान के बाद उसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का पहला कारण है कि राष्ट्रपति पद को धारण करने वाला जो व्यक्ति रहा है, यदि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है तो उसने राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां हैं उनमें वृद्धि की है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं लिंकन, रूजवेल्ट, विल्सन और कैनेडी ने का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व के आधार पर राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां हैं उनमें वृद्धि की गई। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा की गई संविधान की व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने का कार्य करा है। उदाहरण के लिए संविधान सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति की विधि के संबंध में मौन है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर्स नामक विवाद में यह मत प्रकट करा कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनको पदच्युत करने का भी उसे अधिकार है, यदि अन्य किसी प्रकार से उन्हें हटाने का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा अमेरिका की शक्तियों में वृद्धि का जो कारण रहा है वो
अमेरिका का महाशक्तियों के रूप में उदय रहा है। यदि हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया और इस कारण अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अब वैदेशिक नीति का जो संचालन करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति का कार्य है। और जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की जब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति आई है तो उसका संचालन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ी हैं। चौथा कारण है संकट काल की स्थिति। जब जब अमेरिकी राष्ट्र के सम्मुख संकट आए हैं तब अमेरिका के जो जनता है उसने सदैव राष्ट्रपति की ओर देखा है और यदि राष्ट्रपति पद धारकों के द्वारा उन संकट कालों का सामना कराया है तो उसने राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। उदाहरण के तौर पर 1930 के आर्थिक संकट के समय रूजवेल्ट ने जब 1869 में जब गृह युद्ध हुआ उस समय लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाया है। इस तरह से यदि हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि के पीछे ये महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिसने कि अमेरिका की शक्तियों राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है।